बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। आज चैप्टर नंबर 3 स्टॉकियोमेट्री के हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो आपके सामने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 भी करेंगे, 3.11 बल्कि, और शॉर्ट क्वेश्चन का 10, 11 और 13 क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 12 कहाँ चला गया, तो आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। जो 12वां सवाल है, 11वां और 12वां सेम है, नंबरिंग गलत हुई हुई है। चले जी, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.11 क्वेश्चन आपके सामने है। टाइट्रेशन से रिलेटेड है। इसका जो है ये टाइट्रेशन से रिलेटेड का मतलब ये है कि इसका फिर हमें प्रैक्टिकल भी कराना होगा, और प्रैक्टिकल जो है आपको टाइट्रेशन की आपके टीचर्स कराएंगे लाजमी। तो ये देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन 10 cm³ सोल्यूशन ऑफ NaOH सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 9.8 cm³ ऑफ 0.1 मोलारिटी HCl सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। टाइट्रेशन में होता क्या है कि एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं, और आपको पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक हो गया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, और ये रिएक्शंस आपके सामने आ गया। एसिड और बेस कंबाइन हो रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बन रहा है। चलें जी, पार्ट 1 में कैलकुलेट करना है मोलारिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन। चलें जी, मोलारिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन हमें कैसे पता चला? अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है विच इज़ 10 cm³। ठीक है, ये देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH है 10 cm³। अब 10 cm³ को हमें dm³ में लाना होता है, तो 1 dm³ इज इक्वल्स टू 1000 cm³ होता है। एक dm³ में 1000 cm³ होते हैं। तो आपने क्या किया कि 10 cm³ जो NaOH का वॉल्यूम था उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया dm³। नेक्स्ट हमारे पास जी डेटा के अंदर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ HCl गिवन है और मोलारिटी ऑफ HCl गिवन है। ठीक हो गया, तो हमने NaOH को V1 सपोज कर लिया है और वॉल्यूम ऑफ HCl को V2 सपोज कर लिया है। इसी तरह 9.8 cm³ जो HCl का वॉल्यूम है इसको भी cm³ में लाने के लिए 1000 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। आगे आ गए तो मोलारिटी ऑफ HCl इज़ ऑल्सो गिवन विच इज़ 0.1 मोलर। तो अब ये हमने क्योंकि HCl वालों को हमने उसका वॉल्यूम भी V2 सपोज किया हुआ है और मोलारिटी भी M2 सपोज किया हुआ है, और वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। तो इसका ये मतलब है कि हमें M1 कैलकुलेट करना है, मोलारिटी ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है। तो फिर वी हैव टू अप्लाई द डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है आपको याद रखना है। डाइल्यूशन फार्मूला होता है, ये देखें, M1V1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 इज इक्वल्स टू M2V2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फिर मैंने डेटा में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। N1 हम किस लिए ले रहे हैं? हम N1 बात कर रहे हैं, V1, M1 और N1 ये सारे NaOH से रिलेटेड है। अब मोल्स ऑफ NaOH कितना है रिएक्शन के अंदर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर 1, कुछ ना हो यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह N2 यानी कि HCl, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N2। जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन अ फार्मूला और फिर आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। तो आपने बस सिर्फ क्या की, जितनी भी वैल्यूज़ डेटा में गिवन थी वो आपने रखी और आपकी वैल्यू आ गई ना मोल पर dm³ और जस्ट मोल। अच्छा, N1 और N2 की जगह मैंने 1 रखा था, डिवाइड किया था 1 से, लेकिन उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट में तो हमें मोलारिटी ऑफ NaOH मालूम करना है और दूसरे पार्ट में हमें अमाउंट ऑफ NaOH पर cm³ ऑफ सोल्यूशन मालूम करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ NaOH पर cm³ सोल्यूशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें व्हाट इज़ M1, M1 इज़ अ मोलारिटी ऑफ NaOH। ठीक है, M1 इज़ अ मोलारिटी ऑफ NaOH, ये आपको याद होना चाहिए। अब सोल्यूशन में देख लेते हैं कि हमें अमाउंट कैसे मालूम करना है। तो अभी हमने देखा था कि 1 dm³ 1000 cm³ के होता है, तो हमें पर cm³ यानी 1 cm³ में NaOH का कितना अमाउंट है वो मालूम करना है। तो हमने देखा कि 1000 cm³ में 0.098 मोल्स ऑफ NaOH हैं। जो अभी प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल किया है वो 1000 cm³ के लिहाज से किया था ना, क्योंकि 1 dm³ से मालूम। ये देखें, इधर दोबारा देख लें, ये देखें, ये लिखा है मोल पर dm³। ठीक है, मोल पर dm³। dm³ का मतलब क्या है? 1 dm³ में कितने cm³ है? 1000। तो यानी अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया वो 1000 cm³
के लिए किया है। तो 1000 cm³ ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स इतना मोल्स ऑफ NaOH। तो पर का मतलब होता है 1 cm³। तो 1 cm³ ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा, 1000 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा मोल पर cm³ में। ठीक हो गया। अब इसने मोल ज़ाहिर है कि इसने सिर्फ पर cm³ इसने शो किया था, इसने ये नहीं बताया कि ग्राम पर cm³ या मोल पर cm³। तो मैंने मोल पर cm³ में आपको निकाल के दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का 3.11 का क्वेश्चन 2 है। अ केमिस्ट हैज़ अ 200 cm³ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक केमिस्ट को एक सोल्यूशन उसके पास है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब ये जो मैंने डेटा में थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया ताकि आपको पता चले। लिखा है कि केमिस्ट हैज़ 200 cm³ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका ये मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम यानी कि आफ्टर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद, इसके पास टोटल सोल्यूशन आफ्टर एडिंग वाटर जो है वो है 200 cm³। और उस वक्त इसकी कंसनट्रेशन कह रहा है कि इसमें विद द कंसनट्रेशन ऑफ 6 मोलैरिटी, और जो है 6 मोलैरिटी इसकी कंसनट्रेशन थी जो कि थी इनिशियल कंसनट्रेशन यानी M1। बात समझें, यहाँ पर 200 cm³ का जो इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ अ फाइनल वॉल्यूम। 6 मोलैरिटी HCl जो थी, ये 6 मोलैरिटी इनिशियल कंसनट्रेशन थी। ठीक है, जब पानी मिलाया गया ही वॉन्ट्स टू डाइल्यूट इट, अब वो चाहता था कि इसको डाइल्यूट करे टू अ कंसनट्रेशन ऑफ 2 मोलैरिटी, यानी अब जो था 6 से 6 मोलर से जो इसकी कंसनट्रेशन थी, HCl की कंसनट्रेशन जो थी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त इनिशियल कंसनट्रेशन। अब वो चाहता है कि इसको डाइल्यूट किया जाए, पानी मिक्स किया जाए और इसकी मोलैरिटी 2 मोलर की जाए, तो ये फाइनल कंसनट्रेशन गिवन है। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, देखें यहाँ पे एक साइन है, आपने पूरी लाइनें पढ़नी है वरना आप M1 V1 V1 और V2 को गलत कर देंगे। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन यानी ओरिजिनल सोल्यूशन क्या था। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन क्या था मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन V1 हमें कैलकुलेट करना है। तो जब आप पूरी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। दिस इज़ द वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, दिस इज़ द वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, इसलिए ये V2 है। और ये जो है आफ्टर डाइल्यूशन जो मोलैरिटी है, फाइनल कंसनट्रेशन है, मोलैरिटी को हम कंसनट्रेशन का यूनिट है, मोलैरिटी है क्या, कंसनट्रेशन का यूनिट, तो मैंने फाइनल कंसनट्रेशन लिखा है, आप चाहें तो मोलैरिटी लिख दें। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज़ द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ HCl, और फिर आफ्टर डाइल्यूशन उसकी मोलैरिटी जो थी 2 मोलैरिटी रह गई। और ओरिजिनल जो सोल्यूशन था, ओरिजिनल ज़ाहिर 6 मोलैरिटी पर जो सोल्यूशन था, ओरिजिनल सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। शुड बी मिक्स विद वाटर टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो है आधा डेटा तो आपके सवाल के अंदर ही फिक्स कर दिया है ब्रैकेट लगाकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, डेटा मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये सारा मैंने अभी डिस्कस किया है और साथ में क्वेश्चन में लिख दिया। अच्छा, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बात किया था केमिकल रिएक्शन, अगर आप देखें पलट कर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हूँ, जहाँ मैंने लिखा था नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NaOH। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है HCl और NaOH के दरमियान तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया भी। और दोनों के मोल्स HCl के भी और NaOH के भी नंबर ऑफ़ मोल्स क्या थे, N1 और N2 1 थे ना, तो वो मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख लें। अब ये देखें, मैंने फार्मूले में N1 N2 लगाया है, तो घबराइएगा नहीं। आपने फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल गौर से समझा है तो आपने देखा है कि आप चाहें तो यहाँ लिख लें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HCl, आप लिख लें कि 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स क्योंकि सिर्फ HCl की बात ही हो रही है तो फिर यहाँ पे हमें N1 और N2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोल्स 1 ही है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हमने सारी सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया था 66.66 था। ठीक हो गया, यह हमारे पास जो था ओरिजिनल वॉल्यूम था। और पानी मिलाने के बाद आफ्टर डाइल्यूशन हमारे पास 200 cm³ सोल्यूशन मिला। तो फिर लिखा है कि देन ऐड वाटर अंटिल द टोटल वॉल्यूम बिकम्स 200 cm³। इस 66.66 सेंटीमीटर क्यूब में हमें जब तक डिस्टिल वाटर मिलाना है जब तक कि 200 cm³ ना हो जाए। दिस इज़ अ टाइट्रेशन प्रोसेस, बेसिकली लैब में आपको कराया जाएगा। ये अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया था 200 में से
जो टोटल वॉल्यूम था 200 में से 66.6 को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना हमने अमाउंट इसमें ऐड किया था। चलें जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इन एन एक्सपेरिमेंट सम अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया है एंड ओनली 24 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम हमें हासिल हुआ है वो सिर्फ 24 dm³ हासिल हुआ है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे RTP भी कहते हैं। और वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द लाइमस्टोन। ठीक है, जब आपने हीट किया तो लाइमस्टोन का कितना मास बचा वो आपने बताना है। यहाँ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मोल रेशो है वो 1:1 है। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अच्छा, फार्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले हमें मोल्स मालूम करने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम कर लेंगे, सुन लें गौर से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम हो जाएगा तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल रेशो करेंगे। आफ्टर दिस फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें मास ऑफ लाइमस्टोन मालूम करना है। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल आएगा। कैसे आएगा? मोल रेशो से, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो स्टेप 1 में आ जाते हैं, फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गिवन वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का दिया था 24 dm³, इसकी मदद से हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा जो कि है, ये आपने प्रीवियस वीडियो जो है ना लाजमी देखनी, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। मोलर वॉल्यूम की लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने समझाया था। हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 24 dm³ एट RTP। RTP है रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना होगा तो गिवन वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम जो कि ये रहा 24 उससे डिवाइड करेंगे। गिवन वॉल्यूम 24 है और मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है जो कि 24 है फॉर एनी गैस एट RTP। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर आ गया 1 मोल। 1 मोल किसका? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल हो गया है 1 मोल। सेकेंड स्टेप, मोल रेशो बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाएं जी, ये आ गया मोल रेशो। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट 1:1 के रेशो से हैं दोनों। ठीक है, दोनों के 1-1 मोल हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? 1 मोल। ठीक हो गया। देखें मोल रेशो ऐसे ही करते हैं ना, हमने प्रीवियस कितनी वीडियो में हमने किया है ये। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, यानी हम आसान ज़बान में हम मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल चुके जो कि है 1 मोल। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें सिर्फ मोलर मास कैलकुलेट करना है और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करते हैं ऐसे। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करने के लिए कैल्शियम का जो मास होता है वो आपके पेपर में गिवन होगा जो 40 होता है, प्लस करेंगे कार्बन के मास से जो कि होता है 12। ऑक्सीजन का मास होता है 16 को इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि मोलर मास का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, है ना। चलें जी, ये आंसर आ गया ग्राम पर मोल। अब सारी चीज़ें मालूम हो गई। अगेन वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट करना है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने पीछे पता किया 1 मोल आया था आंसर। मोलर मास हमारे पास 100 है और जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम्स मिल जाएगा। तो लिखा हुआ भी है कि अबाउट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉज हीटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आ सकता है, ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा इसकी भी। आ जाते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 0.480 मोल्स ऑफ C2H4। ठीक है, ये जो है आपका ये जो आपकी जो गैस होती है ये आपकी इथीन गैस है। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4, इथीन गैस कहते हैं। C2H4 इज़ इथीन गैस। ठीक है, और जब इथीन गैस जब जलता है तो अब यहाँ देखें कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। कितना प्रोड्यूस हुआ होगा कि जब C2H4 के 0.480 मोल्स ने रिएक्शन किया होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है। 1.08 मोल्स थे ऑक्सीजन के। विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड।
यानी आपको नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। इसकी ब्रीफ वीडियो मैंने आपको दी हुई है। रिएक्शन सामने है, C2H4 के 0.480 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 1.08 हैं, तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन में। तो जाहिर है कि सबसे पहले हमें लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग के लिए हमने क्या किया, पहला स्टेप मोल रेशो, सही है। 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल C2H4 रिएक्ट करता है कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। देखें यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, पहले तो दोनों को कंपेयर किया। 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से और प्रोड्यूस करता है कितना, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने ज़रा मोल रेशो फाइंड आउट किया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, क्योंकि हमें देखें, बात सुने, हमें मालूम करना है कि कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहा, यानी कि एक था लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा था नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब की बार आपको उससे पूछ रहा है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ गिवन C2H4। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट मालूम करनी है ऑक्सीजन की कि जो C2H4 के साथ रिएक्शन करेगी। मोल रेशो बिटवीन C2H4 एंड ऑक्सीजन, अभी पीछे हमने पता किया 1:3 का रेशो है। तो 1 मोल ऑफ C2H4 में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उसने क्वेश्चन में गिवन भी था कि 0.480 मोल्स ऑफ C2H4 हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.44 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आप रिकॉल करें या फिर आप वीडियो प्रीवियस वॉच करें तो हमने आपको समझाया वह लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग के लिए सबसे पहले मोल रेशो ही किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है कि जो रिएक्टेंट जो है हमारे पास जो बच गया था, जिसने रिएक्ट नहीं किया था, वो फाइंड आउट करना है। तो अब हमें कंपेयर अवेलेबल ऑक्सीजन टू रिक्वायर्ड। अब हमारे पास इतने एक C2H4 मोल्स हों, C2H4 के 0.480 मोल्स हों तो ऑक्सीजन 1.44 होना चाहिए। तो हमारे पास अवेलेबल यानी कि क्वेश्चन में जो मोल्स दिए हुए थे 1.08 मोल्स थे, जो कि ना काफ़ी थे, और रिक्वायर्ड कितना था हमें, यानी कि अकॉर्डिंग टू C2H4 0.4080 मोल्स के लिहाज से हमारा जो मोल्स होना चाहिए था ऑक्सीजन का, इतना होना चाहिए था। पर हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ मोल्स था वो था, अवेलेबल जो ऑक्सीजन मोल्स था वो था 1.08 मोल्स, यानी कि कम मिकदार में हमारे पास अवेलेबल था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द C2H4 मोल्स हमें इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंस अवेलेबल इज़ लेस, यानी कि क्वेश्चन में जो हमें मोल्स दिया है वो अवेलेबल है लेस क्वांटिटी में देन रिक्वायर्ड। सो ऑक्सीजन, हमने ये बात साबित कर दी कि दोनों रिएक्टेंट में से, कौन से रिएक्टेंट में से, C2H4 और ऑक्सीजन में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स कम अवेलेबल हैं और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 1.44, यानी हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो हमें अवेलेबल ऑक्सीजन है वो सिर्फ 1.08 है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट विच गिव्स द लेसर ऑफ योर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नंबर 4 पे, कैलकुलेट ऑक्सीजन फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं ऑक्सीजन फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करेंगे। ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाके देखें तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए, तो 1 मोल में कितना होगा, 2 को डिवाइड किया 3 से, हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ गया जी। 1 मोल में 2/3 था, तो 1.08 में कितना होगा, 2/3 को 1.08 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 0.720 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की अवेलेबल ऑक्सीजन की मिकदार इतनी है तो हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। अब हमें मालूम करना है कि कितना लेफ़्ट ओवर C2H4 पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी अनरिएक्टेड है। तो ऑक्सीजन कितना यूज़ हुआ था, अवेलेबल कितना था, 1.08 मोल्स। ठीक है, फ्रॉम रेशो हम दोनों का दोबारा रेशो देखें, ऑक्सीजन और C2H4 का रेशो हम निकाल रहे हैं। हमने देखा था कि 3:1 का रेशो है, क्योंकि हमें अब की बार ऑक्सीजन पहले लिखा है, C2H4 बाद में लिखा है, क्योंकि हमें लेफ़्ट ओवर अनरिएक्टेड मालूम करना है कि ऑक्सीजन अगर 1.08 अवेलेबल है और C2H4 का रेशो था 1, तो अभी हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लिया। अब आप देखें कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ C2H4 है, तो 1 मोल में कितना हुआ, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो अवेलेबल थे हमारे पास, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया।
तो C2H4 जो था हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आया है वो है 0.360। तो अब हम जानना चाहते हैं कि भाई कितना मोल अनरिएक्टेड रहा। तो हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ C2H4 कितने थे 0.480 में से अगर आप माइनस कर दें 0.360 तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना अनरिएक्टेड जो है इथीन गैस पड़ा है। तो इतना अनरिएक्टेड इथीन गैस हमारे पास पड़ा है। तो आप इसको ज़रा आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये फाइनल आंसर है कि हमें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हमें मालूम करना था, तो हमने वो भी मालूम कर लिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास 0 ऑक्सीजन गैस था। रिएक्टेंट जो कि लेफ़्ट अनरिएक्टेड था जी, ये ज़ाहिर है लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर ऑक्सीजन है तो दूसरा रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना। तो फिर रिएक्टेंट लेफ़्ट अनरिएक्टेड जो हमारे पास है वो कितना पड़ा हुआ है 0.120 मोल्स ऑफ C2H4। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। गिवन 48 ग्राम ऑफ मीथेन एंड एक्सेस ऑक्सीजन, सही हो गया जी। 48 ग्राम ऑफ मीथेन है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रोड्यूस हुआ ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ख़ुद से लिखनी होगी। अभी तक आपको लिखने को नहीं दिया पर अब आपको लिखना होगा, ठीक हो गया। अब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। मीथेन का फॉर्मूला आप 9th में भी पढ़ के आए, CH4, ऑक्सीजन O2, और जब भी मीथेन और ऑक्सीजन बर्न होता है, कंबशन रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़रा यहाँ आ जाएं, ये बेसिक ये स्टेप्स भी है और फार्मूला भी जिससे आपको हेल्प होगी कि हमें करना क्या है, काम क्या करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पिछली स्लाइडों में हमने मालूम करना सीखा था नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे, याद है। गिवन जो वॉल्यूम था हमने किया था मोलर मास के वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे आ गया जी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन DM³ मोलर मास, ये फार्मूला लगेगा। और देख लेते हैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CH4, सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो मीथेन का मास है उसको आपने नंबर ऑफ़ मोल्स में लेकर आए, मास को कन्वर्ट किया मोल्स के अंदर। मास को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, मोल्स के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। गिवन मास है 48, डिवाइड करेंगे मोलर मास। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास 3 मोल्स आ गए। अब जब मास को आपने कन्वर्ट कर लिया मोल्स के अंदर, तो अब आप मोल रेशो लगाएंगे। अब मोल रेशो लगाएंगे ज़ाहिर है किसके बीच में, CH4 और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन का जो मोल्स है और कार्बन CH4 का 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा 1 मोल है। तो CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड में जो रिलेशनशिप है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं दोनों के क्या हैं, 1 है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसका रिलेशन हमने कार्बन डाइऑक्साइड से ही पता करना है। यानी मीथेन का रेशो हमने करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि है 1:1 का रेशो। यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1 मोल ऑफ़ मीथेन में कितने मोल ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 1 मोल ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 3 मोल्स ऑफ मीथेन हो, ये 3 मोल्स कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये जो भी हमने मालूम किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमने इसीलिए तो किया है। तो चलें जी, अब आ जाते हैं 3 मोल्स ऑफ मीथेन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जाहिर है 3 ही होगा, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो वॉल्यूम एट RTP मालूम करेंगे, और हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस में 24 DM³ जो है वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने पहले मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन DM³, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन DM³ हमने जो है फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पता चल गए कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि 3। मोलर मास हम जानते हैं एट एनी 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू एट RTP 24 DM³ होता है। तो मोलर वॉल्यूम 24 होता है, 24 3 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन DM³ फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बता दूँ 3 है। मोलर मास आपको याद रखना है 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन DM³ 72 हमारे पास आ गया, 72 DM³। तो कहने का मकसद था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मालूम करना है
तो आपने क्या क्या मालूम किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम किया, फिर आपने मोलर वॉल्यूम आपको पता है कि 24 है, लेकिन उससे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मीथेन के मास को आपने मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर आपने मीथेन का मोल रेशो किया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम करना था। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल हैं, बट एज़ आई ऑलवेज से कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। मेरी तरफ़ से आज की वीडियो के लिए अब इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।